क्या आप जानते हैं कि भारत में एक व्यक्ति कितनी जमीन का मालिक हो सकता है? यानी कि एक व्यक्ति भारत में कितनी जमीन खरीद सकता है? और क्या आप जानते हैं कि आप अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं? अगर नहीं तो बस इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, अब हमारे देश भारत में जमीन खरीदना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन बन चुका है। और ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि आर्थिक स्थिरता और किसी समाज में रुतबे को भी दर्शाता है। और इसी वजह से भारत के गांव या शहरों में सोने के अलावा अगर किसी और संपत्ति को बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है तो वो जमीन ही है। लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि अब भारत में जितनी चाहे उतनी कृषि योग्य भूमि नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि इसके लिए राज्यों के अलग अलग नियम हैं। ज्यादातर राज्यों में इसके ऊपर एक लिमिट लगाई गई है। हालांकि गैर कृषि योग्य भूमि के बारे में ऐसा कोई नियम देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ खेती योग्य जमीन के बारे में ही बात करेंगे, यानी कि ऐसी जमीन जिस पर खेती की जाती हो। दोस्तों, भारत में जमींदारी प्रथा को खत्म करने के बाद कई तरह के बदलाव किए गए। कुछ बदलाव राष्ट्रीय स्तर पर हुए तो कुछ का अधिकार राज्यों के हाथ में दिया गया। और इसी वजह से हर राज्य में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा भी अलग अलग होती है। साथ ही ये भी राज्य ही तय करता है कि कृषि योग्य जमीन कौन खरीद सकता है। जैसे कि केरल में भूमि संशोधन अधिनियम 1963 के तहत एक अनमैरिड व्यक्ति केवल 7.5 एकड़ जमीन ही खरीद सकता है, जबकि 5 मेंबर वाली एक फैमिली 15 एकड़ जमीन खरीद सकती है। ऐसे ही महाराष्ट्र में खेती योग्य भूमि केवल वही खरीदेगा जो पहले से ही खेती में हो, यानी कि जो पहले से खेती वगैरह कर रहा हो। और यहाँ मैक्सिमम लिमिट 54 एकड़ है, जबकि पश्चिम बंगाल में मैक्सिमम 24.5 एकड़ जमीन ही खरीदी जा सकती है। हिमाचल में 32 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है। वैसे ही कर्नाटक में भी 54 एकड़ जमीन खरीद सकते हैं। और यहाँ पर भी महाराष्ट्र वाला नियम लागू है। जबकि उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम 12.5 एकड़ खेती योग्य जमीन एक व्यक्ति खरीद सकता है, जबकि बिहार में खेती या गैर खेती योग्य जमीन 15 एकड़ तक की खरीदी जा सकती है। जबकि गुजरात में कृषि योग्य जमीन केवल उस पेशे में लगे लोग ही खरीद सकते हैं। जबकि NRI या ओवरसीज सिटीजन भारत में खेती योग्य जमीन खरीदी नहीं सकते हैं और वो फार्म हाउस या प्लांटेशन जमीन भी नहीं खरीद सकते हैं। हालांकि अगर विरासत में उन्हें कोई जमीन देना चाहे तो वो दे सकता है। तो ये तो बात हुई जमीन की। अब बात करते हैं कि आप अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को नियमों की जानकारी नहीं होती है उन्हें जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक आप घर में जितना चाहे उतना कैश रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में रखे कैश को कभी जांच एजेंसी पकड़ लेती है तो आपको उस पैसे का सही सोर्स बताना होगा। अगर आपने पैसा गलत तरीके से नहीं कमाया है तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस आपके पास इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और वहीं अगर आपने इनकम टैक्स भरा हो तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप आपके घर में रखे कैश के सही सोर्स के बारे में नहीं बता पाते हैं तो जांच एजेंसी आपके ऊपर कार्यवाही करेंगी और जिससे आपकी मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। दोस्तों, नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स की ओर से कहा गया कि अगर आपके पास डिस्क्लोज कैश मिलता है तो जितना कैश आपके पास से बरामद होगा उस अमाउंट का 137% तक टैक्स लगाया जाएगा। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति बैंक से एक बार में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश निकालता है तो उसे अपना पैन कार्ड दिखाना होगा। वहीं साल में 20 लाख से ज्यादा कैश जमा और निकाला जा सकता है और 2 लाख से ज्यादा कैश पेमेंट करने पर पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाना होगा। इनकी देखा जाए तो आप अपने घर में चाहे जितना पैसा रख सकते हैं, बस वो पैसा सही तरीके से कमाया गया हो और आपके द्वारा सही इनकम टैक्स भी भरा गया हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने पैसा गलत तरीके से कमाया है तो आपके लिए घबराने वाली बात जरूर है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि एक व्यक्ति भारत में कितनी जमीन खरीद सकता है और आप अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं।